हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेट कर रहा था एपरेंट डेप्थ को, तो उसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डायग्राम बनाया था, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एट द पॉइंट ओ। इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड द कंटेनर इज़ फिल्ड अप विद द लिक्विड। तो यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट निकलेगा बाहर। तो यहाँ पर एंगल आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है डी इज़ द रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ, एंड डी डैश क्या होगा, दैट इज़ द एपरेंट डेप्थ। एंड यहाँ पर वी कैन सी द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन बाय ओ, एंड ओ डैश विल बी द एपरेंट पोजीशन। तो इसको सॉल्व करते, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो ट्राइंगल ओ ए बी से वी कैन सी दैट टेन आई कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, सो दैट विल बी ए बी बाई डी। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी बाई डी दैट इज इक्वल टू टेन आई, एंड सिमिलरली फ्रॉम द ट्राइंगल ओ डैश ए बी व्हाट वी कैन राइट, टेन आर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी, एंड बेस विल बी ओ डैश ए, सो दैट विल बी इक्वल टू डी डैश। तो यहाँ से फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत छोटा होगा देन वी कैन राइट टेन आई इक्वल टू आई, टेन आर इक्वल टू आर, सो देन we'll get I equal to AB by D and R equal to AB by D dash. Now by using Snell's law we can write mu1 sin I equal to mu2 sin R. तो यहाँ से sin I by sin R कितना आ जाएगा, so that will become mu2 by mu1. तो यहाँ पर mu2 कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। तो यहाँ पर सेकंड मीडियम कौन सा होगा, एयर होगा, so that will be equal to 1. so यहाँ पर mu2 कितना होगा, 1 होगा, और mu1 कितना है, यहाँ पर mu1 let us take mu। यहाँ से मेरे पास आ गया mu2 बाई mu1 विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो इसको अगर हम लोग फिर से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, देन साइन आई विल बी इक्वल टू आई एंड साइन आर विल बी इक्वल टू आर। तो यहाँ से आई बाई आर वी कैन राइट सिंपली लाइक 1 बाई म्यू, एंड अगेन इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर जो मैंने पहले डिराइव किया है, आई इक्वल टू ए बी बाई डी एंड आर इक्वल टू ए बी बाई डी डैश। So now if we directly substitute the values of I and R, then we can get like this. So AB by D divided by क्या होगा, AB by D dash. So that will be equal to 1 by mu. Then again we can write D dash by D will be equal to 1 divided by mu. So that is the relation between apparent depth and real depth. तो यहाँ पर apparent depth कौन सा था, D dash, and actual depth was D. So that will be equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस सिचुएशन में, सो दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय म्यू। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एंड इसका डिराइवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी डैश बाई डी विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते, उसके पहले फिर से एक बार देख लेते कैलकुलेशन इसका। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, पहले हमको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ओ ए बी एंड ओ डैश ए बी। तो ओ इज़ द एक्चुअल पोजीशन, ओ डैश इज़ द अपरेंट पोजीशन। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे टेन आई एंड टेन आर को। देन फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वी कैन से टेन आई इक्वल टू आई, टेन आर इक्वल टू आर। तो यहाँ से फिर से यू कैन अप्लाई द स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी कैन राइट साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई म्यू, since mu2 is equal to 1 and mu1 is equal to mu। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, then finally we can get d dash by d equal to 1 divided by mu। so d dash क्या है, apparent depth, and d is the real depth। तो what is the relation, that is equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रे ऑफ लाइट जहाँ से निकलेगा, सो दैट विल बी द फर्स्ट मीडियम, एंड सेकेंड मीडियम होगा जहाँ पर रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग। तो apparent depth by real depth is equal to कितना होगा, refractive index of second medium that is 1 and refractive index of first medium that is given by mu। तो यहाँ से एक और रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, that is known as normal shift that is given by actual depth minus apparent depth, तो that is given by d within bracket 1 minus 1 by mu। तो इसका एक एप्लीकेशन आ सकता है एग्जाम में, जैसे कि ये वाला, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब जिसका थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ओ इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के कारण देयर विल बी शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अपरेंट पोजीशन कहाँ पर है, ओ डैश।
तो मुझे निकालना पड़ेगा व्हाट इज़ द नॉर्मल शिफ्ट। तो इसका फार्मूला डायरेक्टली वी कैन अप्लाई टी विद मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/μ। तो टी क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, 1 - 1/μ। म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर, से द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास स्लैब एंड थिकनेस इज गिवन बाई 6 सेंटीमीटर। So if you put it in the formula, then we can get like this: t within bracket 1 - 1/μ। तो म्यू कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, दैट इज गिवन बाई 3/2। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब शिफ्ट इन पोजिशन कितना हो गया, पहले था 10 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, सो दैट विल बिकम 8 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग इस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है एग्जाम में। सो लाइक दिस वी कैन अप्लाई। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर अपरेंट डेप्थ का ही क्वेश्चन है। एक कंटेनर है जिसके अंदर एक फिश है। इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस एंड देयर इज एन ईगल विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईगल फ्रॉम द फिश एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द ईगल। तो सेपरेटली इसको करते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में द ईगल विल बी द ऑब्जेक्ट। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलेगा, ईगल से। तो यहाँ पर मैंने रे ऑफ लाइट बनाया फ्रॉम द ईगल। अपरेंट पोजिशन ईगल का कहाँ पर होगा, ओ डैश। So we can apply the formula d dash by d equal to mu2 by mu1। So mu2 क्या है, 4/3 refractive index of water and mu1 किसका होगा, जहाँ से ray of light आ रहा है, that is air medium, so that will be equal to 1। So d dash कितना आ गया, 32 मीटर। तो यहाँ पर distance कितना होगा from the apparent position of the eagle to the fish, so that will be 32 plus 36 होगा, so that is equal to 68 मीटर। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड केस देखेंगे तो इस सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, फिश होगा ऑब्जेक्ट। नाउ रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम द फिश। तो यहाँ पर डी डैश बाई डी इक्वल टू mu2 by mu1। नाउ mu2 विल बिकम हाउ मच, 1 एंड mu1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सो दैट इज गिवन बाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, फिश कितना डिस्टेंस पर था, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया। देन फाइनली वी कैन राइट 27 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द ईगल कितना होगा, 27 + 24, सो दैट विल बिकम 51 मीटर। तो ऐसे करके वी कैन अप्लाई द अपरेंट डेप्थ का रिलेशन एंड वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, देन वी कैन से इट इज़ ए फेनोमेना। बेसिकली ये क्या है, इट इज़ ए फेनोमेना है इन विच फॉर ए सर्टेन, मतलब किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए द क्या हो जाएगा, द रिफ्रैक्टेड रे enters the सेम मीडियम। तो जहाँ से लाइट निकल रहा था उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाएगा फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होता है दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो उस क्रिटिकल एंगल के कारण क्या होगा, द रिफ्रैक्टेड रे विल एंटर थ्रू द सेम मीडियम। तो अगर सेम मीडियम में अंदर आ गया तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्शन होगा, दैट विल बी द इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्रैक्टेड रे हैज़ एंटर्ड बैक टू द सेम मीडियम।
तो इसको अगर हम लोग समझेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये दिस इज़ फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज़ सेकंड मीडियम, राइट। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है μ1 एंड दिस इज़ μ2, और कंडीशन क्या है, μ1 मस्ट बी ग्रेटर देन μ2। मतलब μ1 कौन सा मीडियम होगा, डेंसर, एंड μ2 मस्ट बी रेयरर मीडियम। तो जैसे इंसिडेंट रे ऐसे होगा तो यहाँ पर बैंडिंग होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे देन दिस विल बैंड मोर। तो किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए से ई वैल्यू है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, नाउ द रिफ्रैक्टेड रे विल गो लाइक दिस, राइट, सरफेस से मिल जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री। तो तब क्या होगा, दिस एंगल आई इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। So I think you have understood what is critical angle. It is that particular angle of incidence for which angle of refraction becomes 90. Now say suppose if we are increasing the angle of incidence greater than critical angle, अब क्या होगा, now what will happen, the ray of light will now return back, ऐसे return आ जाएगा। इस particular phenomena को हम लोग क्या बोलते हैं, total internal reflection। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन डू सम कैलकुलेशन। तो यहाँ पर इफ़ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ इफ़ यू अप्लाई, तो यहाँ पर μ1 साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 साइन आर। तो यहाँ से वी कैन से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 बाई μ1, राइट। नाउ फॉर आर इक्वल टू 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल आई विल बिकम क्रिटिकल एंगल। तो ये कंडीशन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर वी कैन डायरेक्टली राइट साइन आई सी डिवाइडेड बाई 1, बिकॉज साइन 90 कितना होगा, 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर μ2 इज़ द रेयरर मीडियम, तो मतलब क्या होगा, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्रिटिकल एंगल का, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। सो क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाय साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो फिर से एक बार देख लीजिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का दो कंडीशन होना पड़ेगा। पहला कंडीशन है द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। So now we can apply the Snell's law to find out the critical angle. So like this we can apply, and finally we get the critical angle equal to sine inverse of 1 by mu। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू रफी।